गाइस, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा कि अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु के बाद मलिक काफूर संरक्षक बनके शिहाबुद्दीन उमर को सुल्तान बना देता है। तो ये अलाउद्दीन खिलजी पे मलिक काफूर का ही इम्पैक्ट था, जो उसने खिज्र खां, शादी खां और कुतुबुद्दीन मुबारक अपने बड़े बेटों के होते हुए भी एक 6 साल के बच्चे को राजा यानी सुल्तान घोषित किया। ठीक है, तो इसके साथ साथ क्या हुआ, यहाँ पे मलिक काफूर इसका संरक्षक बन जाता है। तो इससे आगे हमें पढ़ने के लिए, समझने के लिए एक बार खिलजी वंश का जो चार्ट है, फैमिली ट्री है, इसे समझना जरूरी है। तो मैं बता देता हूँ। यश खां इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये है फादर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का, और साथ ही साथ शिहाबुद्दीन। शिहाबुद्दीन कौन था? अलाउद्दीन खिलजी का पिता। नसीरुद्दीन और मलिक खामोश, ये भी इसके 2 बेटे थे। ठीक है, तो जो शिहाबुद्दीन थे उसके 4 बेटे थे। मोहम्मद कुतुब तिकिन अलमस बेग, जिसे हमने उलुंग खां प्रीवियसली हमने पढ़ा है, उलुंग खां, इसे उलुंग खां की उपाधि भी दी गई थी। और अलाउद्दीन खिलजी, हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं इसके बारे में। जलालुद्दीन के 2 बेटे थे, अरकली खां और कद्र खां। कद्र खां वही जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा था, रुकनुद्दीन इब्राहिम के नाम से। और अरकली खां और कद्र खां में जो सत्ता के लिए युद्ध हुआ था वो भी हमने पढ़ लिया है। ठीक है, इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के 4 पुत्र थे, खिज्र खां, शादी खां, कुतुबुद्दीन मुबारक और शिहाबुद्दीन उमर। तो यहाँ हम देखते हैं कि मलिक काफूर का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है हर जगह। तो मलिक काफूर अभी संरक्षक है। तो मलिक काफूर क्या करता है, इसको सुल्तान बनाने के बाद खिज्र खां और शादी खां को जेल में डलवा देता है और इन दोनों की आंखें फोड़ देता है। ठीक है, कुतुबुद्दीन मुबारक इस समय में टेरिटरी से बाहर था, तो इस वजह से ये बच जाता है। तो मलिक काफूर ने शिहाबुद्दीन उमर को सुल्तान बनाया। ठीक है, और इसका संरक्षक बना रहा। साथ ही साथ इसने अलाउद्दीन खिलजी की जो विधवा थी मेहरुन्निसा, और मलिकाए जहां भी कहा जाता है, जो एक टाइटल दिया जाता है उसे, तो क्या होता है कि वो उससे शादी कर लेता है। मलिक काफूर उससे शादी करता है और उसके बाद उसके सारे गहने, हीरे जवाहरात हड़प लेता है और उसके थोड़े टाइम बाद उसको जेल में डाल देता है। अब जेल में डालने के बाद अब यहाँ पे क्या होता है, एंट्री होती है कुतुबुद्दीन मुबारक की। कुतुबुद्दीन मुबारक जैसे ही टेरिटरी में एंटर करता है, मलिक काफूर उसे जेल में डलवा देता है और सैनिकों को भेजता है कि जाओ और इसकी भी आंखें फोड़ दो। बट कुतुबुद्दीन मुबारक बहुत ही ज्यादा तेज था, बहुत ज्यादा ये शार्प था। तो ये क्या करता है, जो सैनिक इसे मारने के लिए आए थे उन्हीं को वापस से ये रिश्वत दे देता है और उन्हीं सैनिकों से मलिक काफूर की हत्या करवा देता है। इसके साथ साथ मलिक काफूर का जो चैप्टर है वो क्लोज हो जाता है। अब मलिक काफूर के मरने के बाद कुतुबुद्दीन मुबारक सुल्तान नहीं बनता है। ये क्या करता है, जाकर शिहाबुद्दीन उमर, अपने छोटे भाई जिसकी एज सिर्फ 6 साल है, उसका संरक्षक बन जाता है। और इस संरक्षक के पद पे क्या करता है, ये पब्लिक की सिंपैथी को गेन कर लेता है। उसके 2 महीने बाद ये क्या करता है, अपने छोटे से भाई, ये 6 साल के बच्चे के आंखें फुड़वा देता है और इसको सत्ता से अपदस्थ करके स्वयं सुल्तान बन जाता है। अब ये सुल्तान बनता है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के नाम से। तो अब कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी राजा बन जाता है, स्वयं सुल्तान बन जाता है। और ये सुल्तान बनने के बाद जितने भी इसके पिता के द्वारा जारी किए गए अध्यादेश थे उन सभी को रद्द कर देता है, क्योंकि इसके पिता यानी अलाउद्दीन खिलजी ने अपने समय में जो अध्यादेश दिए थे वो बहुत ही ज्यादा कठोर थे। यानी उसमें अगर कोई सामान्य सी भी गलती करता था तो उसमें अंग भंग का प्रावधान था, यानी उसके बॉडी से, उसके बॉडी पार्ट को अलग कर दिया जाता था। जो उस समय में उसने पॉलिसी अडॉप्ट की वो थी क्षमा करो और भूल जाओ। इस क्षमा करो और भूल जाओ नीति के अंतर्गत इसने क्या किया, उस समय के जो कैदी थे उन सभी को रिहा कर दिया। और जो प्रीवियसली टैक्स हायर रेट पे चल रहा था तो उसने कर को कम कर दिया, टैक्स को कम कर दिया। तो इस तरह से उसने सत्ता को संभालते ही जो शक्ति थी उसे बहुत ज्यादा कम कर दिया। और यहाँ पर क्या हो गया, इस समय में बहुत ही लाइट एटमॉस्फेयर हो गया था, और जिसके चलते क्या हुआ, सारी की सारी प्रजा और जो दरबारी लोग थे वो सभी भोग विलास में लिप्त हो गए। जिसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि जो सुल्तान था मुबारक शाह खिलजी,
ये स्वयं भोग विलास में लिप्त हो गया था। अब जो ये कैरेक्टर है मुबारक हसन, ये सुल्तान को बहुत ज्यादा प्रिय था। तो मुबारक हसन को सुल्तान ने उपाधि दी खुसरो खां की। गुजरात में विद्रोह हो जाता है, जिसके दमन के लिए सुल्तान भेजता है आइन उल मुल्क को, और उसके बाद वो देवगिरी में पुनर्विजय के लिए स्वयं जाता है। और वहां पे क्या होता है, उधर का एक शासक था जिसका नाम था उस समय में हरपाल। तो हरपाल क्या होता है, भाग जाता है। जब वो हारने लगता है तो युद्ध का मैदान छोड़ के भाग जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, उसको पकड़ लिया जाता है और उसकी जीवित खाल खिंचवाई जाती है और देवगिरी के फाटक पे लगा दी जाती है। कहीं ना कहीं उसने शक्ति भी दिखाई है, युद्ध भी किए हैं, तो इससे पता चलता है कहीं ना कहीं एक कैपेबल रूलर था। इसके बाद इसने मदुरै विजय के लिए खुसरो खां को भेजा। खुसरो खां वहां पे जाता है एंड जब सुल्तान वापस दिल्ली आ रहा था तो उसको पता चलता है कि उसकी हत्या का षड्यंत्र किया जा रहा है उसके ही चचेरे भाई के द्वारा। असदुद्दीन एक षड्यंत्र करता है कि सुल्तान की हत्या करके जो खिज्र खां का 10 वर्षीय बेटा है उसको हम सुल्तान बना देंगे। बट ये प्लान कहीं से लीक हो जाता है और सुल्तान को ये बात पता चल जाती है, जिसके बाद सुल्तान बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता है। तो ये यग्रस खां को की हत्या करवा देता है और यग्रस खां की फैमिली में जितने भी मेल मेंबर थे उन सबकी हत्या करवा देता है। और इसके साथ साथ वो क्या करता है, अपने बड़े भाई खिज्र खां और जितने भी इसके भाई थे जेल में, उन सभी की हत्या करवा देता है। कर देने के पश्चात ये क्या करता है, अपने बड़े भाई खिज्र खां की जो विधवा थी देवल देवी, उससे विवाह कर लेता है। दक्षिण विजय के बाद अब ये पुनः भोग विलास में लिप्त हो गया। इसके लाइफ में एक जो अच्छा पार्ट, जो एक गोल्डन पीरियड हम कह सकते हैं, वो अब जा चुका था। ये पुनः भोग विलास में लिप्त हो गया। इसके बारे में कहा जाता है कि ये दरबार में स्त्रियों के वस्त्र पहनकर आया करता था। कई बार ये नग्न अवस्था में ही दरबार में आ जाता था। इसके समय में दरबार में वैश्याओं को भी स्थान दिया जाने लगा। इसने ताज की प्रतिष्ठा को धूमिल कर दी। सुल्तान था इसे खुसरो खां से विशेष प्रेम था। तो जो दरबारी थे, जो इसके शुभचिंतक लोग थे, उन्होंने सुल्तान को कई बार समझाने की कोशिश की कि खुसरो खां आपको सत्ता से अपदस्थ करना चाहता है। पर इससे क्या हुआ, ये सुल्तान बहुत ज्यादा आग बबूला हो गया और इसने उन सभी दरबारियों की हत्या करवा दी। उसके बाद इसे कोई इसका शुभचिंतक भी इस तरह के सुझाव या समझाने की किसी ने कोशिश नहीं की। अब क्या था, बेसिकली जो खुसरो खां था, खुसरो खां ने इससे परमिशन ले ली थी कि वो 40,000 अश्वारोहियों की सेना बनाना चाहता है, और ये परमिशन सुल्तान ने उसे हंसते हंसते दे दी। उसने ये भी नहीं पूछा कि क्या रीजन है, तुम क्यों चाहते हो इस तरह की 40,000 अश्वारोहियों की सेना। उसने ये बना दी और इसके साथ चलते चलते इसने फ्री एंट्री और एग्जिट अपने लिए करवा ली। यानी दरबार में अगर खुसरो खां एंटर कर रहा है, वो कहीं भी किसी भी जगह आ सकता है या जा सकता है। कोई भी किसी तरह की परमिशन उसे किसी से भी लेने की जरूरत नहीं है। तो जिससे क्या हुआ, ये प्लानिंग कर रहा था खुसरो खां कि किस तरह से वो सुल्तान की हत्या करे। तो एक दिन सुल्तान अपने शयन कक्ष में था और वहां पर क्या हुआ, अचानक से सेना ने अटैक कर दिया, जो कि सेना थी खुसरो खां की। तो खुसरो खां ने क्या किया, जैसे ही सुल्तान को ये लगा कि मेरे ऊपर अटैक हो रहा है, तो वो खुसरो खां के पास भागा। बट खुसरो खां ने स्वयं उसकी भालों से हत्या कर दी और कहा जाता है इसके सिर को काट के चौक पर फेंक दिया गया। तत्कालीन इतिहासकारों के अकॉर्डिंग जो पुरातन मुस्लिम जगत की एकता थी एवं उनकी जो भी संस्कृति थी, उसको समाप्त करने का कलंक भी इसी निकम्मे और विलासी खिलजी शासक के सिर पे है। इसने खिलाफत के सिद्धांत को ठुकराकर स्वयं को खलीफा घोषित किया था। इसमें कूटनीति, राजनीति और समस्त गुण थे। ये बहुत ही ज्यादा योग्य और साहसी भी था, परंतु अपनी अतिशय विलासिता और खुसरो के प्रेम के चलते इसने समस्त खिलजी वंश का सर्वनाश कर दिया। बट इसको खुसरो से इतना ज्यादा प्रेम था कि ये उसकी असीम महत्वाकांक्षाओं को भी नहीं समझ सका।